तो बात करते हैं किसकी, विष की। कि अगर ऋग्वेद में क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में विष का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो वो क्या होगा आपका आंसर, 170 बार ऋग्वेद में जो है किसका उल्लेख किया गया है, विष का उल्लेख किया गया है। वहीं पर अगर जन की बात आती है कि जन का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो वो कितनी बार किया गया है, 275 बार किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या बताया कि ये जन था, जन को और किस नाम से जानते हैं, तो जन को कबीले के नाम से भी जानते थे। तो ये जो जन थे, तो जन उस समय ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में सबसे बड़ी संस्था अगर पूछता है तो क्या था, जन था। ठीक है, और यही जन थे, कब ये जन थे, उत्तर वैदिक काल में, जो कि 4 जन प्रमुख रूप से उभर करके आए, जिनके जिनके समय में जो है दासराग युद्ध हुआ। ठीक है, तो दासराग युद्ध हुआ है, तो ये कौन कौन से कबीले थे, तो ये कबीले थे, पहला था भरत कबीला, जो कि सरस्वती और यमुना नदी के किनारे स्थित था। कौन सा था, भरत कबीले की अगर स्थिति देखते हैं तो ये कहाँ पर स्थापित था, ये सरस्वती और यमुना नदी के किनारे स्थित था। वहीं पर अगर पुरु कबीले की बात करते हैं, तो पुरु जो है सरस्वती नदी के मुहाने पर स्थित था। कहाँ पर, सरस्वती नदी के मुहाने पर स्थित था। ठीक है, इसके बाद में यदु और तुर्वस, ये भी दो कौन से थे, क्या थे, ये कबीले थे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, भरत की, कि इसी भरत कबीले में एक राजा सुदाश हुए हैं। कौन हुए हैं, राजा सुदाश हुए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, मैं आपको दासराग युद्ध के बारे में वर्णन कर रही हूँ आपके समक्ष, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए कि इसी भरत कबीले से ही एक राजा निकल के आए, कौन, सुदास। इन सुदास के जो पुरोहित थे वो कौन थे, विश्वामित्र थे। किसी वजह से इन दोनों में लोगों में क्या हो गया, मतभेद हो गया किसी बात को लेकर के। तो जब मतभेद हो गया तो विश्वामित्र ने क्या किया, इस भरत कबीले को छोड़ करके अनार्यों की कबीलों में मिल गए जाके। ये जो भरत कबीला था, ये किसका था, आर्यों का कबीला था, जिसमें आर्यों के कबीलों के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, भरत, पुरु, यदु, तुर्वस। ये सारे लोग किस में आएंगे, ये जो है आर्यों के अंतर्गत आएंगे। बल्कि विश्वामित्र ने आर्यों का साथ छोड़ करके अनार्यों के साथ मिल गए और 10 कबीलों के यानी 10 राजाओं को मिला करके एक संघ बनाया और इन आर्यों के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी, जो कि किस नाम से जाना गया, दासराग युद्ध के नाम से जाना गया। अब भाई जब ये विश्वामित्र छोड़ करके चले गए, तो इनको जो ये सुदास हैं, राजा सुदास है, तो इनको किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को पुरोहित तो बनाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को पुरोहित के पद पर नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, वशिष्ठ को नियुक्त किया। कौन से पद पर, पुरोहित के पद पर। ठीक है, तो इस तरह से विश्वामित्र ने अनार्यों का संघ तो बनाया, लेकिन विजयी कौन हुए, आर्य विजयी हुए। यानी कि जिसका संचालन कर रहे थे वशिष्ठ जी, तो वो लोग जो है क्या हो गए, विजयी हो गए। तो इस तरह से दासराग युद्ध में विजय किसकी हुई, तो आर्यों की विजय हुई और अनार्यों की पराजय हुई। ठीक है, अब पूछता है कि ये किस नदी के किनारे हुआ था ये युद्ध, तो युद्ध नदी की बात आती है तो हमने आपको पहले बताया था कि रावी नदी या फिर पुरुषणी नदी के किनारे जो है कौन सा युद्ध हुआ था, तो दासराग युद्ध हुआ था। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में क्या है कि अगर बात करता है कि राजनीतिक संस्था के अंतर्गत यहाँ पर कौन सी प्रणाली स्थित थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी या फिर जनतंत्र व्यवस्था थी, तो यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, तो अगर बात करता है किसकी कि कौन सी यहाँ पर प्रणाली थी, तो यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली जो है स्थापित थी। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो जन होते थे, मतलब जन या फिर कबीला, इनका प्रमुख कौन होता था, इनका प्रमुख भाई इतने सारे विश्व को मिलाकर के कबीले बनाते थे, तो इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत तो होगी ही होगी। तो अगर बात करते हैं कि इन जनों का प्रमुख कौन होता था,
तो कौन होता था? राजा होता था। इन राजा को किस नाम से जानते थे? तो इनको जनस्य गोपा, गोपत या फिर या फिर विशपति कहते थे। राजा को क्या कहते थे? जो कबीला, जो सारे कबीलों पर या जनों पर नियंत्रण स्थापित करता था। किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते थे? जनस्य गोपा, गोपत या फिर विशपति। ठीक है, इनके नाम से जो है जाना जाता था राजा को। लेकिन क्या राजा बिल्कुल स्वतंत्र था? इन पर कोई नियंत्रण स्थापित करने वाला नहीं था? तो ऐसा नहीं था। राजा पर भी नियंत्रण करने के लिए 4 संस्थाओं की स्थापना की गई थी। वो संस्थाएं कौन-कौन सी थी? वो संस्थाएं थी, पहली थी सभा, दूसरी थी समिति, तीसरी थी गढ़ या परिषद और चौथी क्या थी? विदत थी। कौन थी? पहली थी सभा, दूसरी थी समिति और तीसरी कौन थी? गढ़ या परिषद और चौथी कौन सी थी? तो वो थी विदत। अब इसमें बात आती है कि इन चारों संस्थाओं में सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन की अगर बात आती है तो सबसे प्राचीन संस्था जो थी वो कौन सी थी? विदत थी। विदत ऐसी संस्था थी जिसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी और ये सबसे अगर प्राचीन संस्था की बात आती है तो सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं कि समिति जो सभा थी, तो ये किनकी सभा होती थी? तो समिति होती थी आम लोगों की सभा। जैसे आज के टाइम पर आम लोगों की सभाएं होती हैं ना, जैसे कि हम समानता स्थापित कर सकते हैं लोकसभा से। आधुनिक लोकसभा जो है तो उसमें क्या है, आम नागरिक भी वोटिंग करता है ना। तो आम नागरिक वोटिंग करता है मतलब उसके मत की अगर वैल्यू की जाती तो कहाँ पर? लोकसभा में की जाती है ना। तो इस तरह से जो समिति थी ये आम लोगों की संस्था होती थी। ठीक है, अब इस समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इस समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 9 बार किया गया है। अब इसके बाद में बात आती है सभा बचा। तो सभा कैसी संस्था थी? तो सभा संस्था के अंतर्गत वृद्ध लोग आते थे और जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे मतलब उच्च वर्ग के लोग होते थे, ये लोग किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये सभा का प्रतिनिधित्व करते थे। अगर इसकी समानता हम स्थापित करें तो राज्यसभा से हम इसकी समानता स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में जो विधायक लोग होते हैं वही लोग चुने जाते हैं ना। तो इस तरह से ये जो है सभा कैसी संस्था थी? कुलीनों की संस्था थी और किसकी संस्था थी? वृद्धों की संस्था थी। अब इसका उल्लेख कितनी बार किया गया है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार किया गया है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो है ये पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत 4 संस्थाएं थी जो कि राजा पर नियंत्रण रखती थी। कौन-कौन सी? सभा, समिति, गण और परिषद। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे बात आती है कि इन समितियों का भी कोई प्रमुख होता होगा, तो इन समितियों का प्रमुख, समिति का प्रमुख कौन होता था? तो समिति के प्रमुख को क्या कहते थे? ईशान के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? ईशान के नाम से। अब सबसे बड़ी चीज ये थी उत्तर वैदिक काल में कि यहाँ पर कोई कर व्यवस्था नहीं प्रचलित थी। क्या नहीं थी? कर व्यवस्था नहीं थी। कर व्यवस्था थी, आप कहेंगे बलि कर यहाँ पर थी कैसे नहीं? बलि कर यहाँ पर प्रचलित थी। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, बलि कर प्रचलित थी, लेकिन वो कर कैसा होता था? वो स्वैच्छिक होता था। कैसा होता था? स्वैच्छिक होता था। ये नहीं होता था कि जो राजा के जो भी अधिकारी गण हैं वो गए और जनता से जबरन उनको प्रेशराइज्ड करके जबरन खींच करके और लूट घसोट करके कर लेकर के आते थे। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जो लोगों की इच्छा पर डिपेंड था कि वो कर दें या कर ना दें। ठीक है, उनकी इच्छा होती थी तो वो देते थे, अगर नहीं इच्छा होती थी तो नहीं देते थे। तो इस तरीके से इस समय पर कोई भी स्थायी कर नहीं था। ठीक है, और जो जो लोग स्वेच्छा से कर देते थे तो उस कर को किस नाम से जानते हैं? तो उस कर को बलि कर के नाम से जानते थे। ठीक है, अब इसके बाद में ये लोग अब जब इन पर कोई कर नहीं थोपा गया था
कर मतलब नहीं देते थे, तो जाहिर सी बात है जब वो राजा को इनकम नहीं होगी तो वो सेना कैसे स्थायी रखेगा। तो इस समय सेना भी नहीं होती थी स्थायी इनकी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सेना नहीं थी तो फिर युद्ध कैसे लड़े जाते थे। पीछे हमने बताया क्या दासराग युद्ध हुआ है आर्यों और अनार्यों के मध्य, जिसमें आर्य विजयी हुए हैं। तो अगर सेना नहीं थी तो ये कैसे युद्ध को जीतते थे। तो सेना थी लेकिन स्थायी नहीं थी। कैसी होती थी? अस्थायी सेना होती थी। कैसी होती थी? अस्थायी सेना होती थी। और इस अस्थायी को किस नाम से जानते हैं? तो इस अस्थायी सेना को मिलिशिया के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? मिलिशिया के नाम से जानते थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब जब मिलिशिया के नाम से जानते थे, अब ये लोग अस्थायी सेना कैसे रखते थे? जैसे कई सारे कबीले हैं, कई सारे कबीलों की अपनी अपनी सेना होती थी। जब युद्ध का समय आता था तो जो राजा होता था वो घोषणा कर देता था कि फला कबीले से हमको इतनी सेना चाहिए। जरूरत के टाइम सेना को बुला लेते थे। इसके बाद में जो उनका काम हो जाता था तो वो जो है जो बची हुई सेना होती थी तो कबीलों को हवाले कर देते थे। तो इस तरह से यहाँ पर अगर बात आती है कि सेना कैसी थी तो ये लोग अस्थायी सेना रखते थे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो है प्रशासनिक अधिकारी कौन-कौन से थे। तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से 5 प्रशासनिक अधिकारी होते थे, ठीक है। अब राजा के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अगर होता था तो वो कौन होता था? पुरोहित होता था। कौन होता था? पुरोहित होता था। इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर सेनानी आता है और तीसरे नंबर पर कौन आता है? ग्रामणी आता है और चौथे नंबर पर कौन आता है? रथकार। और इसी रथकार को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको सूतकार भी कहते हैं। और पांचवा क्या आता था? कर्मकार आता था। कौन आता था? कर्मकार। प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से थे? पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, रथकार या सूतकार और पांचवा क्या था? कर्मकार था। ये जो अधिकारी पांचों अधिकारी होते थे तो पांचों अधिकारियों को हम एक साथ किस नाम से जानते थे? तो वो कौन था? रत्निन था। रत्निन कहने का मतलब कि प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत जो पांचों अधिकारी होते थे ये रत्निन के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? रत्निन के नाम से जाना जाता था। अब रत्निन के नाम से तो जाना जाता था लेकिन इसी समय एक संस्कार प्रचलित था। किसके लिए? राजा के लिए। वो किस नाम से जाना जाता था? वो रत्न हवीसी संस्कार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रत्न हवीसी संस्कार। ये क्या होता था? रत्न हवीसी संस्कार ऐसा संस्कार होता था जब राजा का राज्याभिषेक हो जाता था तो राज्याभिषेक के बाद जब वो गद्दी पर बैठ जाता था तो जो इसके रत्नीन होते थे, कहने का मतलब जो पांचों अधिकारी होते थे, तो राजा गद्दी पर बैठने के बाद प्रत्येक रत्नीन के घर जाता था। क्या कहाँ जाता था? प्रत्येक रत्नीन के घर जाता था। तो जब प्रत्येक रत्नीन के घर जाता था तो ये संस्कार किस नाम से जाना गया? इसी को जो है रत्न हवीसी संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? रत्न हवीसी संस्कार। तो ये थे प्रमुख क्या कि इसके प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से थे। ये अगर बात आती है कि प्रशासनिक अधिकारियों को किस नाम से जानते हैं तो वो क्या हो जाएगा? रत्नीन हो जाएगा। अब रत्नीन के घर जब राजा जाता था राज्याभिषेक के बाद में तो वही क्या कहलाया? रत्न हवीसी संस्कार कहलाया। ठीक है। तो ये हुआ क्या? पूर्व वैदिक काल में आर्यों का राजनीतिक जीवन। अब हम किस तरफ चल रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। हमने आपको इस चीज की जानकारी हो चुकी है कि पूर्व वैदिक काल में संस्थाएं कौन कौन सी थी। अब आपको कंपैरिजन करना है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है खुद को और ध्यान देना है कि कैसे कैसे चेंजमेंट आ रहे हैं। ठीक है। तो हमने बात क्या किया था कि इनकी संस्थाएं कौन कौन सी, पूर्व वैदिक काल में संस्थाएं कौन सी थी। यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में कुल भी था, इसके बाद में ग्राम भी था, विष भी था और जन भी था। अब इस जन के बाद में ही क्लोज हो गया था। ये पूर्व वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी। लेकिन अगर बात करता है
उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी? तो जन से बदल करके ये कहाँ पहुंच जाएगा? जनपद में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? जनपद में पहुंच जाएगा। तो किस तरीके से डेवलप हुई संस्थाएं? पहले कुल या परिवार, एक परिवार मिलकर के ग्राम की स्थापना की, कई ग्राम मिलकर के विश्व बने, कई विश्व मिलकर के जन बने और कई जन मिलकर के निर्माण किसका किया? जनपदों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? जनपदों का निर्माण किया। देखिए बच्चों, यहीं से नींव पड़ रही है किसकी? धीरे धीरे जो है राजनीतिक संस्थाओं को आगे बढ़ाने की। अब आपको समझने की जरूरत है, ठीक है? तो अगर जहां बात करता है कि पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक संस्था सबसे बड़ी कौन सी थी, तो वो होगा जन। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की बात करता है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी, तो वो हो जाएगा जनपद। जनपद जो ऐसी संस्था थी जो उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद में जैसे अभी जनपदों का निर्माण हुआ, मैंने क्या बताया? कई सारे जन मिलकर किसकी स्थापना की? जनपद का निर्माण किया, ठीक है? तो ये पुरु क्या थे? ये जन थे, जन या कबीले थे ना? ये पुरु क्या थे? जन थे। ये भरत क्या था? ये भी जन था। तो पुरु और भरत मिलकर के स्थापना कौन से जनपद की की? ये कुरु जनपद की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कुरु जनपद की स्थापना की। इसके बाद में तुर्वस और कीवी जो है दो कबीले थे जिन्होंने मिलकर के किसकी कौन से जनपद की स्थापना की? तो इस पांचाल जनपद की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पांचाल जनपद की स्थापना की। पुरु और भरत ने मिलकर के कौन सा जनपद बनाया? ये ये क्या थे? ये जन थे। पुरु और भरत ये क्या है? जन है। जन से जनपद का निर्माण हुआ है। तो पुरु और भरत ने मिलकर के किसका निर्माण किया? तो कुरु जनपद का निर्माण किया। जनपद नहीं, जनपद का निर्माण किया। क्लियर हुआ? वहीं पर अगर बात आती है कि तुर्वस और कीवी ये भी क्या थे? ये जन थे या कबीले थे। तो कबीलों से या जन से निर्माण किसका हुआ? जनपद का निर्माण हुआ। तो इन्होंने अगर स्थापना की तो किसकी स्थापना की? पांचाल जनपद की स्थापना की। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद में इस समय जो है किसका महत्व बढ़ गया था? इस यहाँ पर राजा का महत्व इतना नहीं था क्योंकि राजा पर ऑलरेडी 4 संस्थाएं नियंत्रण स्थापित करी थी। लेकिन यहाँ पर क्या था? राजा का महत्व बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि जो 4 संस्थाएं थी राजा पर नियंत्रण स्थापित कर रही थी, वो क्या हो गई थी? ये जो है खत्म हो गई थी। इनका महत्व खत्म हो गया था। इसलिए राजा का महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया। जबकि पूर्व वैदिक काल में राजा इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। क्यों नहीं इंपॉर्टेंस था? क्योंकि राजा के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित करने वाली 4 संस्थाएं थी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में क्या था? यहाँ पर कर स्थायी कर दिया गया, सेना स्थायी कर दी गई। हमने आपको क्या बताया था पूर्व वैदिक काल में? कि कर स्थायी नहीं था, बलि नामक कर प्रचलित था। लेकिन वो कैसा था? वो स्वैच्छिक कर था। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं कि यहाँ पर कर स्थायी कर दिया गया, कर देना कंपलसरी कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को कर देना ही देना है। तो जब कर देना कंपलसरी कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि सेना यहाँ पर कैसी थी? अस्थायी थी। तो उत्तर वैदिक काल में सेना कैसी हो जाएगी? स्थायी सेना हो जाएगी। क्योंकि राजा को कर मिल रहा है। अब जब राजा को कर मिल रहा है तो उसको सेना को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट भी करना पड़ेगा। स्थायी सेना रखेगा तो, ठीक है? तो इस तरह से कर मिलने से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सेना जो है स्थापित कर दी। और जब सेना स्थापित कर ली तो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग राजाओं का निर्धारण करना प्रारंभ कर दिया। किसका? अलग अलग क्षेत्र का के राजा को निर्धारित करना प्रारंभ कर दिया गया, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण में जो ऐतरेय ब्राह्मण में जो है दिया गया है। क्या दिया गया है? कि उत्तर के राजा को विराट और दक्षिण के राजा को भोज और पूर्व के राजा को स्वराट और पश्चिम के राजा को जो है सम्राट बोलते थे, ठीक है? और इन चारों दिशाओं के राजाओं
राजा जो होते थे, जो विजिट कर लेता था, उसको एक राट बोलते थे, और जो सेंटर का राजा होता था उसको राजा के नाम से जानते थे। तो जो ये इस तरीके की धारणा आई, मतलब अलग अलग राजाओं की क्षेत्र की अवधारणा, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजाओं की अवधारणा कहाँ पर आई, तो वो आई है कब, उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में नहीं आई है। अब इसके बाद में जो है इन्हीं जो अलग अलग क्षेत्र के राजाओं में से कुछ राजाओं के नाम आते हैं, कौन, जैसे कि एक कैकेय जनपद था, जहां के राजा कौन थे, अश्वपति थे। कैकेय जनपद के राजा अश्वपति थे। वहीं पर एक काशी जनपद था, जहां पर इस काशी जनपद के राजा कौन थे, अजात शत्रु थे। ठीक है। फिर इसके बाद में एक जनपद था विदेह। इस विदेह के राजा कौन थे, जनक थे। वहीं पर एक था कुरु, और इस कुरु जनपद के जो है राजा कौन थे, वो उदालक अरुणी थे। ठीक है। इसके बाद में पांचाल, जिन्होंने पांचाल तुर्वस और कीवी जो है जन ने मिलकर के पांचाल की स्थापना की। तो इस पांचाल का राजा कौन हुआ, प्रवाहन जाबाली हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र के ये सारे राजा उभर करके आए। ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और है, ये जो श्वेत केतु है, सॉरी, जो अरुणी, जो उदालक अरुणी है, तो इनके एक पुत्र हैं श्वेत केतु। कौन है, इनके पुत्र हैं श्वेत केतु। इनके मध्य अगर संवाद का वर्णन पूछता है कि उदालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु का संवाद किसमें दिया गया है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। ये चीज नोट बना करके आप लिख लीजिए, मैंने भी लिखा हुआ है आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से, कि अरुणी और श्वेत केतु के मध्य संवाद अगर स्थापित करने की बात करता है, तो वो कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में है, वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में एक ये आते हैं राजनीति संबंधी। इस समय उत्तर वैदिक काल में यज्ञ भी होते थे। तो वो कौन कौन से होते थे, 3 यज्ञ होते थे। वो कौन कौन से होते थे, एक होता था राजसूय यज्ञ, जो कि राज्याभिषेक के समय कराया जाता था। कब कराया जाता था, राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ कराया जाता था, तो राजसूय यज्ञ कराया जाता था। वहीं पर अगर वाजपेयी यज्ञ की बात आती है कि वाजपेयी यज्ञ प्रचलित था, तो वाजपेयी यज्ञ किसके लिए किया जाता था, शक्ति प्रदर्शन के लिए या फिर रथ दौड़ के लिए। किसके लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए या फिर रथ दौड़ के लिए। इसकी हम अगर आधुनिक में समानता स्थापित कर सकते हैं, तो युद्ध सैन्याभ्यास जो होते हैं ना, तो उसी तरीके से होता था कि वाजपेयी यज्ञ कराने के बाद में शक्ति का प्रदर्शन करना, जनपदों, सारे जनपदों को दिखाना, अदर जनपदों को दिखाना कि ये फला जनपद कितना पावरफुल है, या इसके पास कितनी कैसी सेना है, या फिर हथियार है तो किस तरीके के हैं, ये दिखाना इनका उद्देश्य होता था। इसके बाद में क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ भी होता था। अश्वमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कब होता था, कि इसमें क्या होता था कि जो राजा होता था वो अश्वमेध यज्ञ करता था, और उसी अश्वमेध यज्ञ में वो जो है घोड़े को छोड़ देता था सजा करके। ठीक है। तो वो घोड़ा जहां तक घूमते घूमते जाता था, तो वो पूरा एरिया राजा का हो जाता था। सपोज दैट वो अगर घोड़ा जा रहा है, अगर किसी राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया, तो जिस राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया है, तो जो घोड़ा को छोड़ता था तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता था, और हार गया अगर वो राजा, तो वो पूरा राज्य जो है उस राजा के अधीन हो जाता था। तो इस तरीके से कौन सा यज्ञ कराते थे, अश्वमेध यज्ञ कराते थे। ठीक है। अब इस समय यहाँ पर हमने क्या बताया है कि पूर्व वैदिक काल में प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या कितनी थी, तो वो कितनी थी, 5 थी। इनको किस नाम से जानते थे, इनको रत्निन के नाम से जानते थे। अब आपको डिफरेंस ये स्थापित करना है, अंतर ये जानना है कि उसमें और इसमें अंतर क्या है। तो उसमें अंतर ये है कि पूर्व वैदिक काल में जहां रत्नियों की संख्या 5 थी, तो वहीं पर उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की संख्या मिलकर के कितनी हो गई थी, 12 हो गई थी। कितनी हो गई थी, 12 हो गई थी। अब यहाँ पर जितने भी इनके प्रशासनिक अधिकारी थे या रत्निन होते थे, ये सारे पुरुष ही होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन 12 प्रमुख अधिकारियों के साथ में 4 महिलाएं भी शामिल थी। कौन सी,
4 महिलाएं भी इनकी शामिल होती थी, ठीक है। तो इसका जो है ये जो 12 प्रमुख रत्निन, जो उत्तर वैदिक काल के जो 12 प्रमुख रत्निन है, अगर बात करता है कि ये किस ग्रंथ में पाए गए हैं, तो वो तैत्तिरीय संहिता में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? तैत्तिरीय संहिता में पाए गए हैं। अब इनमें 4 महिलाएं होती थी। अब आपको आपको एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है। मैंने पूर्व वैदिक काल में बताया है कि राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता था? तो वो होता था पुरोहित का। वहीं पर उत्तर वैदिक काल में ये जगह चेंज हो गई थी। यही उत्तर वैदिक काल में जो है पुरोहित की जगह कौन आ गया था? सेनानी आ गया था, ठीक है। क्योंकि इसी सेनानी पर पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था थी पूरी टिकी हुई थी। तो इस तरीके से अगर राजा के बाद मुख्य अधिकारी कौन था उत्तर वैदिक काल में, तो आपका आंसर क्या होगा? वो था सेनानी। वहीं पर अगर पूर्व वैदिक काल में पूछता है कि राजा के बाद प्रमुख अधिकारी कौन सा था, तो वो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वो कौन होगा? पुरोहित होगा। क्लियर हुआ आपको? अब इसके बाद में बात करते हैं कि इन 12 रत्नियों में से 4 महिलाएं भी होती थी। अब जब 4 महिलाएं होती थी, तो जो राजा के बाद प्रमुख कौन होता था? सेनानी होता था, ठीक है। अब इस सेनानी के बाद नंबर किसका आता है? पुरोहित का। किसका आता है? पुरोहित का। पुरोहित के बाद कौन होता था? ग्रामणी होता था। और इस ग्रामणी के बाद क्या कौन होता था? तो संग्रहीता होता था। इस संग्रहीता को और किस नाम से जानते हैं? तो इस संग्रहीता को कोषाध्यक्ष के नाम से भी जानते थे। मतलब जो कि आय व्यय का जो भी ब्यौरा रखता था या जो भी कर संग्रह होकर के आता था, तो इसका पूरा ब्यौरा अगर रखता था तो ये कौन रखता था? संग्रहीता नामक अधिकारी या फिर कोषाध्यक्ष नामक अधिकारी रखता था। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में संग्रहीता के बाद में कौन आता है? भागदूत। कौन आता है? भागदूत। ये भागदूत का काम क्या होता था कि जो कर निर्धारित किया गया था, तो लोगों से जा करके टैक्स वसूल करने का अधिकार अगर होता था तो किसको होता था? भागदूत को होता था। क्लियर? अब इसके बाद में क्या आता है कि वातापा, और क्या इसके बाद में क्या आता है? महिषी। वातापा मतलब कि जो वातापा किसे कहते हैं? वातापा के अंतर्गत जो राजा की सबसे प्रिय रानी होती थी, वो उसको क्या कहा गया है? तो उसको वातापा कहा गया है। अब इसके बाद में कौन सी लास्ट में कौन आती है? महिषी। तो इस महिषी कौन होती थी? तो राजा की जो पटरानी होती थी उसको महिषी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये थे सारे क्या? रत्न हबीसी संस्कार के अंतर्गत ये सारे इनके जो रत्नीन होते थे वो कितने थे उत्तर वैदिक काल में? 12 थे। इन 12 अधिकारियों में या रत्नीन में 4 महिलाएं शामिल होती थी। तो जो 4 महिलाएं शामिल होती थी, जिसमें राजा की प्रिय रानी और फिर इसके बाद में जो पट रानियां होती थी, इनके साथ ये राजा राज्याभिषेक के बाद जो है इन सारे अधिकारियों के घर जाता था। और यहाँ पर भी ये संस्कार किस नाम से जाना गया? ये भी रत्न हवीसी संस्कार के नाम से। तो बच्चों ये था पूरा क्या? उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से थी और किस तरीके से चेंजमेंट हुआ उत्तर वैदिक काल में। आप एक बार रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समय के साथ रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, आप बहुत बेहतर रिजल्ट पाएंगे। क्योंकि हमने जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी हमारे पास मैटर था, हमने आपको A to Z दिया है। अब आपकी बारी है कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर को विराम यही देना चाहेंगे और विराम देने के पहले हम आपको एक और सूचना देना चाहते हैं कि हमारा अभी अभी हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट को उठाया हुआ है और हिस्ट्री के बाद में जैसे ही जो हिस्ट्री खत्म होती है तो हम अदर सब्जेक्ट को उठाएंगे। जैसे ही हम एक एक कंटेंट को क्लियर कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पर हम जो है विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, उसी तरीके से हम अदर सब्जेक्ट पर भी फोकस करेंगे।
और आपको सिर्फ जरूरत है क्या, हमारे वीडियोस को शेयर करने की। सिर्फ और सिर्फ आपका इतना सहयोग चाहिए ताकि हमारा वीडियो जो है सारे बच्चों तक पहुंच सके और निशुल्क रूप से जो है वो बच्चे स्वतंत्र होकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है, और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। इस तरह से जो है आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना दबाना भूलें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच चुके। तो नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलेंगे और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल कर रहे होंगे और आपका रिवीजन वर्क जो भी अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपके नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोगों की चर्चा चल रही थी, हम लोग कहाँ पहुंचे थे चर्चा करते करते। हम जो पहुंचे थे तो कहाँ पर पहुंचे थे, आई होप हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का विस्तार शायद पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जो वैदिक सभ्यता का विस्तार हमने बताया क्या था कि वैदिक सभ्यता का विस्तार जहां से हमने स्टार्ट किया है तो वहां से जो है दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता को भी और उत्तर वैदिक सभ्यता को भी, दोनों में डिफरेंस स्थापित करते हुए कि हम पढ़ने में ये हमारे लिए आसानी भी रहेगी और हम बहुत आसानी तरीके से ये समझ सकेंगे कि अगर हम पहले पूर्व वैदिक काल की कल्चर को पढ़ेंगे, इसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की कल्चर को, तो वो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी और आप ये समझ सकेंगे कि आखिरकार बदलाव कितना हुआ। पूर्व वैदिक काल में स्थिति क्या थी, वहीं पर अगर वही चीज हम आकर के उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो हमें ये समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि आखिरकार डिफरेंस क्या आया पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो आई होप हम लोग जो वैदिक सभ्यता का विस्तार था, पूर्व वैदिक काल में का विस्तार कहाँ कहाँ पर था, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। तो हमने आपको बताया क्या था, हमने आपको बताया था कि पूर्व वैदिक काल का जो विस्तार क्षेत्र था वो 3 क्षेत्रों में हमने बताया था आपको। वो कौन कौन से थे, एक तो अफगानिस्तान था, दूसरा था सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि पंजाब, और तीसरा क्या था, तीसरा जो है भारत को अगर लेते हैं तो भारत में राजस्थान और हरियाणा वाला क्षेत्र, ये यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि जो राजस्थान और हरियाणा वाला क्षेत्र था, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ये कोई भी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता तक सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे टिकी हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में भी कई सारी नदियां सामने आई, जैसे क्रुमु और गोमल है, सुवास्तु है, और ये सारी जो नदियां हैं ये कहाँ किसके अंतर्गत आती, अफगानिस्तान के अंतर्गत आती हैं, जो कि हमें बताती हैं कि किन किन नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता स्थापित थी, ठीक है। अब इसके बाद में आता है क्या, पंजाब। पंजाब यानी कि सप्त सिंधु प्रदेश, हमने आपको बताया है कि सप्त सिंधु प्रदेश की वकालत किसने किया है, तो सप्त सिंधु प्रदेश की जो वकालत किया है वो अविनाश चंद्र ने किया है। किसने किया है, अविनाश चंद्र ने, जो कि किसमें आते हैं, भारतीय मत में आते हैं कि आर्य भारत के ही थे। तो भारत के अगर थे तो इनका निवास स्थान क्या था, तो इन्होंने समर्थन किया है कि सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि पंजाब का, ठीक है। तो हमने पंजाब के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि पंजाब के अंतर्गत जो भी पंजाब की जो 5 नदियां थी, जैसे सिंध, चिनाव, झेलम, रावी और ब्यास, इन नदियों के किनारे किनारे वैदिक सभ्यता मोस्टली पाया गया है। और इन नदियों का जो है पूर्व वैदिक काल में नाम क्या था, वहीं पर उत्तर वैदिक काल में इनका नाम क्या हो गया, ये सारी चीजें हमने आप लोगों को बताई। अब हम पहुंचते कहाँ पर हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूर्व वैदिक काल का विस्तार व सीमा क्षेत्र। अब हम पहुंच कहाँ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार क्षेत्र, मतलब कि
हमने तीन क्षेत्रों के अंतर्गत पढ़ा पूर्व वैदिक काल, क्या? अफगानिस्तान, पंजाब और क्या? और दूसरा पढ़ा भारत में। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल। अब ये जो हम विस्तार क्षेत्र पढ़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर वैदिक काल का विस्तार क्षेत्र पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल का विस्तार क्षेत्र कितना बढ़ा पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा। तो ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो समझाऊंगी, लेकिन आपको भी बहुत कंसंट्रेट हो करके एक एक चीज और बारीकी से हर चीज को समझना है। क्लियर? तो इसके बाद में हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ कहाँ पर था। तो एक जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक कहानी आती है। इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दिया क्या गया है? ये दिया गया है कि सरस्वती के मुहाने से गंडक नदी तक जो है इनका विस्तार क्षेत्र हो गया था। किसका? उत्तर वैदिक काल में। किसका? उत्तर वैदिक काल में जो है किसका विस्तार हो गया था? तो वो विस्तार हो गया था सरस्वती नदी के मुहाने से गंडक नदी तक। ये वही सरस्वती नदी है, ये नहीं जो हम लोग काल्पनिक नदी मानते हैं कि संगम गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम हमारे प्रयागराज की धरती में है। तो वो नहीं, वो सरस्वती नहीं, ये सरस्वती वो नदी है जो कि राजस्थान और हरियाणा वाले क्षेत्र में जो है क्या करती थी? बहती थी, और वहीं पर ये क्या हो जाती थी? विलुप्त हो जाती थी। ये बात कब की है? ऋग्वैदिक काल की है। ठीक है? तो ये जो सरस्वती नदी थी, तो इसमें एक है विदेह माधव की कथा आती है। कौन सी? विदेह माधव की कथा। आई होप आप लोगों को याद होगा, हमने अभी जब ये जो ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद जो पढ़ा रहे थे, तो हमने उसमें आपसे चर्चा किया था कि जो विदेह जो हाँ सॉरी, जो विदेह हैं, तो वो अपने शिष्य गौतम राहुगढ़ के साथ कहाँ से चले हैं? सरस्वती नदी के किनारे तक चले हैं। इन्होंने क्या किया? अपने मुंह पर एक अग्नि रखी, और अग्नि रखने के साथ ही जैसे ही अग्नि रखी, और ये क्या हुआ कि अग्नि रखी और घी नामक एक वैश्वानर का कुछ ऐसे ही है कि नाम लिया, और इन घी का नाम लेते ही इनके मुख से अग्नि गिर गई, और वो अग्नि जो है जलने लगी, और वो जलते जलते वो नदी कहाँ तक पहुंच गई? ये पहुंच गई गंडक नदी तक, गंडक नदी तक। तो जब गंडक नदी तक पहुंच गई, तो ये कथा हमें ये बताती है, इस तरफ इंगित करती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सॉरी, जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी, तो वो कहाँ से? सरस्वती नदी के मुहाने से लेकर गंडक नदी तक। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो सदानीरा है। तो ये अगर विस्तार क्षेत्र था, तो वो कहाँ तक था? सरस्वती नदी के मुहाने से लेकर के गंडक नदी तक। ठीक है? ये कथा कहाँ प्रचलित है? ये कथा प्रचलित है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है? और क्या लिखा हुआ है शतपथ ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में और लिखा हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का क्षेत्र विस्तार कहाँ तक हो गया था? वो हो गया था नर्मदा नदी तक। कहाँ हो गया था? नर्मदा नदी। ये वही नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश में बहती है, और जिसका उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। ठीक है? तो इस अमरकंटक नदी यानी नर्मदा नदी तक, यानी कि मध्य प्रदेश तक, जो उत्तर वैदिक काल के समय जो आर्य थे, इनका मध्य प्रदेश तक विस्तार हो चुका था। ठीक है? आइए हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ये राजस्थान वाला एरिया है। राजस्थान से ये नदी निकलती है, सरस्वती नदी, और ये सरस्वती निकलते निकलते ये बिहार के बेल्ट में पहुंच जाती है। कहाँ तक? गंडक नदी तक। ठीक है? तो ये यानी कि इस तरफ से इसका पश्चिम से पूर्व तक जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे, तो इनका विस्तार क्षेत्र कहाँ था? ये सरस्वती से लेकर के गंडक नदी के मुहाने तक। ठीक है? अगर उत्तर की बात करता है, तो उत्तर में कहाँ तक था? हिमालय तक था। और दक्षिण में कहाँ तक था? अगर दक्षिण की बात आती है, तो कहाँ तक था? नर्मदा नदी तक था। ठीक है? इस जो गंडक नदी जो ये जो नदी है गंडक नदी, इस गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? सदानीरा नदी है। ठीक है? अब अगर बात करता है रेवा नदी, बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछता है
कि दक्षिण की तरफ जो है इनका विस्तार, क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था? अगर नर्मदा नदी नाम नहीं देता है, बाय द वे अगर रेवा दे देता है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नर्मदा नदी का नाम ही है क्या? रेवा नदी, अगर दूसरा नाम आता है तो। ठीक है, तो अगर रेवा नदी भी दिया गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपना आंसर तुरंत चूज कर लेना है। क्लियर? अब क्या है कि इस तरह से जो ये बीच का एरिया था यहां से यहां तक का, तो इसको जो है किस नाम से जानते थे? आर्यवर्त के नाम से जानते थे। जो बीच का एरिया है, कहां से? सरस्वती के मुहाने से लेकर गंडक गंडक नदी तक, और उत्तर में जो है हिमालय नदी से नर्मदा नदी तक, सॉरी हिमालय पर्वत से नर्मदा नदी तक। तो इसके जो बीच का एरिया है, यानी कहने का मतलब है कि इसको क्या कहा गया है? इस बीच वाले पूरे एरिया को मध्य देश भी कह सकते हैं, या फिर संपूर्ण उत्तर भारत। क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं कि संपूर्ण उत्तर भारत में जो उत्तर वैदिक काल में आर्य थे वो संपूर्ण उत्तर भारत में बसे हुए थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इस संपूर्ण उत्तर भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आते हैं, ये तो हुआ क्या? विस्तार क्षेत्र। किसका विस्तार क्षेत्र? आर्यों का विस्तार क्षेत्र। पूर्व वैदिक काल में आर्य कहाँ तक फैल गए थे? तो सॉरी उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ तक फैल गए थे? तो सरस्वती नदी के मुहाने से लेकर गंडक नदी या सदानीरा नदी तक, वहीं पर उत्तर में हिमालय से लेकर के कहाँ तक? नर्मदा नदी या रेवा नदी अगर हम इसको कहेंगे, या इसको हम विंध्य क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विंध्य क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। हम ये तीनों तीन नाम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी वो ऑप्शन दे, चाहे रेवा नदी ऑप्शन में दे, चाहे नर्मदा नदी ऑप्शन दे, या फिर विंध्य क्षेत्र ऑप्शन में दे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बेहिचक हो करके आपको आंसर अपना टिक कर देना है। क्लियर? अब इसके बाद में आते हैं क्या? अब वो हमने कंप्लीट किया क्या कि वैदिक आर्यों का विस्तार क्षेत्र क्या था। अब हम पहुंचते कहां पर हैं कि वैदिक काल में आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था। क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल में जो है आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था, और था तो किस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा था। तो बच्चों पहली बात आती है, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये आर्य लोग थे, इनकी सबसे छोटी संस्था की अगर बात करता है तो वो क्या आएगा? कुल आएगा। आप जनरल सी बात ले लीजिए, आज के ही प्रेजेंट तौर पे ही ले लीजिए कि अगर एक परिवार है, सपोज दैट एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चों से जो है 4 बच्चों ने शादी की, और शादी के बाद में उनका अपना अपना परिवार हो गया, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कुल। क्या कहा जाएगा? कुल कहा जाएगा। तो ये कुल, जैसे एक आपका कुल हो गया, एक आपके दादा का कुल हो गया, तो और अन्य लोग भी आपके गांव में होंगे, तो कई सारे कुल मिलकर क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे। भाई कई सारे कुल मिलेंगे तभी तो ग्राम बनेगा ना। तो वही यही चीज बिल्कुल क्या आर्यों के साथ पे थी कि इनकी संस्थाएं किस तरह से थी। अगर राजनीतिक संस्था के बारे में बात करें तो क्या थी? कुल से मिलकर के ये लोग क्या बनाते थे? ग्राम। और कई ग्राम मिलकर के किसका निर्माण करते थे? विष का निर्माण करते थे। और कई विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे। क्या करते थे? किस तरह से इनका क्रम था, ये आपको क्रम मिलाने के लिए भी देता है, तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कि कई कुल मिलकर के ग्राम का निर्माण करते थे। कई कुल, या फिर इनको हम परिवार भी कहते हैं। क्या है? कई परिवार मिलकर के ग्राम का निर्माण करते थे, और कई ग्रामों के मिलकर के कई ग्राम मिलकर के विष का निर्माण करते थे। ठीक है, इसके बाद में कई विष मिलकर के किसका निर्माण करते थे? जन का निर्माण करते थे। अगर हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पूर्व वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था क्या थी, तो आपको आंसर करना है कि जन। पूर्व वैदिक काल की जो सबसे बड़ी संस्था थी वो कौन सी थी? वो जन थी। क्लियर हुआ? जन थी। ठीक है, और यही जन जो है, कई सारे जन जो है उस समय उपस्थित थे। कहां पर? ऋग्वैदिक काल में।
आगे हम आपसे चर्चा करेंगे कि यही जन कौन किस किस नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि कई परिवार मिलकर के ग्राम बनाते थे, कई ग्रामों से कई ग्रामों के विकसित होने से क्या बना, विश्व बना, और कई सारे विश्व मिलकर के किसका निर्माण किया, तो जन का निर्माण किया। अगर सबसे बड़ी संस्था पूछता है कि सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी ऋग्वैदिक काल की, तो सबसे बड़ी संस्था के रूप में उभर करके कौन सी आती है, जन आती है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ अगर ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में सबसे बड़ी संस्था जो है जन थी, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी संस्था कौन बन करके आएगी, वो समय के साथ आपके साथ हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप इधर फोकस करिए जहां मैं आपको जो चीज बता रही हूँ। अब बात आती है कि ऋग्वेद में क्या इनका वर्णन किया गया है, एग्जैक्टली किया गया है। जब वर्णन किया गया है तभी हम आपसे बता रहे हैं, बाकी ऐसे हम कोई इधर उधर की बातें थोड़ी जोड़ देंगे। तो अगर बात